Welcome to Common Mind. So today we are going to start the elementary mathematics CDS paper of 2019 second paper, second part. Okay. In the first part we have already seen variety of questions, including from mean, median, right? We had seen the statistics part, the numerical theory part, right? Trader, cell, SPCP part. Okay, number theory, angles, elevation, heights and distances, right? And one thing to be noticed here is that the series test booklet is C. सिर्फ हमारे पास यही वाली एक पार्ट है जिसका सीरीज जो है C है, ठीक है. तो इसका ध्यान रखिएगा कि इसका जो सीरीज बुकलेट है वो C का है, ठीक है. टाइम अलॉटेड इज 2 hours एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 100, राइट? सो नाउ लेट अस बिगिन विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड पेपर. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच अ राइट एंगल ट्रायंगल. हमको पता है, हमको एक बात पता है क्या, कि अगर मैक्सिमाइज करना है एरिया को, अगर मैक्सिमाइज करना है एरिया को, तो जो साइड लेंथ होती है, जो साइड लेंथ होती है, साइड लेंथ मतलब परपेंडिकुलर और बेस, वो दोनों बराबर होती है, पहली बात, ठीक है. तो अब हाइपोटेनस लगा दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे ए की वैल्यू बी के बराबर आ रही है, राइट? तो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ए स्क्वायर की वैल्यू होती है 50, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√2. जैसे ही 5√2 आया, हमको एरिया निकालना है. एरिया कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ए बी, यानी कि हाफ ए स्क्वायर. हाफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू 50 है, दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 25, ठीक है. आंसर कितना जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. अ स्क्वायर इज ड्रॉन सच दैट इट्स वर्टिसेस आर लाइंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 201 सेंटीमीटर, लाइंग ऑन द सर्कल, यानी कि कुछ ऐसे है, ठीक है. सर्कल ऑफ रेडियस 201 mm. तो 201 mm का यदि रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 402 mm. और हमको पता है अगर मैं स्क्वायर की साइड को s ले लूँ तो इसका डायगोनल कितना होता है, √2s. √2s की वैल्यू 402 दी हुई है, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 402/√2. s स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 402 का स्क्वायर बाई 2. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. r स्क्वायर कितना है, 201 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस स्क्वायर, मतलब दिस एरिया कितना हो जाएगा, इंटू 2/402 का स्क्वायर, ठीक है. कितना हो जाएगा ये, 201 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 4 का स्क्वायर विच इज 16, 8. कहने का मतलब है कि पाई 201 7 ऊपर आया और 402 इंटू 402 यहाँ पे आया, तो घटेगा 2, ये घटेगा 2, तो 7 पाई/4. पाई है जो होता है कितना, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2, तो 11:7 आएगा, सॉरी एक मिनट. पाई 7/4 आ रहा है ना, तो 22/7 फिर से निकालते हैं. देखिए हमारे पास ये जो स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर का एरिया है वो आ चुका है, स्क्वायर का एरिया आ चुका है, और हमारे पास जो सर्कल है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर. तो पाई 201 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर करना है, 402 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 2/402 का स्क्वायर विच इज 402 इंटू 402. तो पाई ये 201 टू 201 हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो पाई/2 जो है आंसर आ जाएगा इसका. 22/7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 11. तो 11:7 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा. इसको मत इग्नोर करिएगा, गलत है, एक कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है. अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 10. कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1000, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर, 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000. तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 50, 25, 11. तो 25 इंटू 7/11 दैट इज इक्वल टू एच. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर. r स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इंटू एच कितना हो जाएगा 25 इंटू 7/11, 7 से 7, ठीक है, 11 से 2, सॉरी 1/3 क्यों होगा, हम तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाले, तो 1/3 थोड़ी ना होगा. तो हो जाएगा 2, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, 50 सॉरी, और 50 इंटू 100 विल बी 5000. तो 5000 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अ पीस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 33 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन आर्क ऑफ अ सर्कल. आर्क ऑफ अ सर्कल होता है ये,
ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, पीस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ, यानी कि जो लेंथ है इसको हमने आर्क ऑफ अ सर्कल में बेंड किया, इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, 14 है, इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा हमको चाहिए डिग्री में, ये कि नहीं होता रेडियन में, तो एस कितना आ जाएगा 33/14 रेडियन में आया है ना, तो पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, तो इतना रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू 33/14, ठीक है, तो 180 इंटू 7/22 इंटू 33/14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, 4 4 16, 4 5 जा, तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, देखिए रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, एक सेमी सर्कल में स्क्वायर ऐसे इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, स्क्वायर जो है ऐसे इंस्क्राइब्ड है, और एक जो है सर्कल में स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, दोनों का रेडियस आर है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेडियस आर है, तो ये r/2 होगा, ये भी r/2 होगा, और ये r होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये पूरा r है, तो ये r/2 होगा, ये r/2 होगा, ये भी r/2 होगा, और ये भी r/2 होगा, राइट। तो इसका साइड कितना हो जाएगा r का, तो रेडियस कितना हो जाएगा r², इस वाले केस में जो स्क्वायर का जो एरिया है वो r² हो जाएगा, और इस वाले केस में कितना हो जाएगा, अगर इसका रेडियस r है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो √2 टाइम्स s इज इक्वल टू 2r, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2r, s स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r², ये देखिएगा ध्यान से, अभी अगर इसका r² नहीं होगा, सॉरी, अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊँ तो ये r हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये r हो गया, और अगर स्क्वायर a है तो ये वाली साइड a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए कौन सा, r² इज इक्वल टू a² प्लस a²/4 दैट इज इक्वल टू 5a²/4 इज इक्वल टू r², r की वैल्यू कितनी है √5a/2, इसकी वैल्यू √5a/2 है, किसकी a की, r की, तो a की कितनी हो जाएगी 2r/√5, तो साइड स्क्वायर मतलब a² कितना हो जाएगा 4r²/5, तो हमसे इसका रेशियो डिवाइडेड बाई इसका रेशियो बोल रहा है ना, 4r² डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2r², r² से r² कैंसिल, 2:5, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 2:5। द क्वेश्चन व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, द क्वेश्चन व्हेन, तो x+2 को जब हमने इससे डिवाइड किया कितना है x⁴ माइनस x² प्लस 7x प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा x² x⁴ प्लस सॉरी x³ हो जाएगा, हाँ x³, ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2x³, ये गया यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आ जाएगा -2x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 5, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा -2 टाइम्स x², तो आ जाएगा -2x³ माइनस 4x², ये गया यहाँ से कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 3x², ठीक है, 3x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 3x, तो कितना आ जाएगा 3x² प्लस 6x, यहाँ से गया, आपके पास क्या बचेगा सिर्फ x प्लस 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1, तो x प्लस 2, रिमाइंडर आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या मिला, ये मिला। अब इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -2, c की वैल्यू कितनी आ रही है 3, और d की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 1 -2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 1 -2 -3 1। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस सेंटीमीटर,
हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ 30 सेंटीमीटर 28 एंड 16 इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स एरिया द लोगैरिथम ऑफ विच ऑफ द क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। पहली बात, ये हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल है, इस सारे के सारे साइड्स अलग हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वही हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना है। एस निकालने के सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 58 प्लस 16 74/2 विच इज 37। तो 37 आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, यानी कि अंडर रूट 37 इंटू 37 माइनस 30 विच इज 3, 37 माइनस 28 which is 9 and 37 minus 16 is 21, यही होगा। तो 37 इंटू 3 इंटू 9 और 21, तो 37 अब देखिए इसको फर्दर क्या लिखा जा सकता है, 37 इंटू 21 इंटू 21 को मैं लिख सकता हूँ 7, ठीक है, 7 इंटू 3 इंटू 9। तो देखिए लोगैरिथम किस किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 37 की, 9 की, 3 की और 7 की। या फिर अगर आप इसको ऐसे नहीं देखते हैं तो और कैसे देख सकते हैं, सॉरी ये 3 नहीं आएगा, 7 आएगा, है ना। फिर से देखते हैं, 37 माइनस 37 आएगा ना, तो यहाँ से आपको 37 की रिक्वायरमेंट, 9 की रिक्वायरमेंट, 21 की रिक्वायरमेंट और 7 की रिक्वायरमेंट, सबकी आपको लॉ की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। 37 की भी पड़ेगी, 21 की भी पड़ेगी, 9 की भी और 7 की भी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू दी हुई है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज इसकी वैल्यू है x, तो 1/8 log दिस क्वांटिटी, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1995 अपॉन 10 की पावर 6, ठीक है। इज इक्वल टू log x, ठीक है। तो 1/8 log टू द बेस 10 1995 माइनस 6 इज इक्वल टू log x। इसकी वैल्यू कितनी है, 3.3 माइनस 6 इज इक्वल टू log x। तो 3.3 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई, 4.7, 3.7 या 2.7 होगा, है ना। तो माइनस 2.7/8 इज इक्वल टू log x टू द बेस 10, ये कितना हो जाएगा 0.330 60 40, ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 0.3375, यानी कि x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 0.3375, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, एकदम सटीक। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू, कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू एक्स माइनस सी, तो कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस में अगर एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात करें माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, या फिर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि अगर इसको इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स इंटू ए सी प्लस बी सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी भी आ जाएगा, यानी कि प्लस एक्स टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लास्ट में क्या आपके पास आ जाएगा माइनस ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ let xy be an equilateral triangle in which xy is equal to 7 centimeter if A denotes the area of the triangle. Area of the triangle, then what is the value of this, इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पहली बात हम क्या करते हैं, log 1050 जो है ना, अच्छा एरिया पहले निकालते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर कितना है 49, तो हमको निकालना है एरिया, इसकी पावर 4 करनी है। इस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है एक्स वाई
एक्स वाई जेड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। और हमसे बोला है कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 7 है। जब एक्स वाई की वैल्यू 7 है और ए डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू 49। हमको किसकी वैल्यू निकालनी, हमको वैल्यू निकालनी है log 10 a⁴ की। दैट मीन्स 4 log 10 to the base a, ठीक है, यानी कि 4 log to the base 10 √3/4 इंटू 49, ठीक है, यानी कि 4 log to the base 10 √3 प्लस log to the base 10 49 माइनस log to the base 10 4, ये हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स, अब ये हो जाएगा हाफ log 3 to the base 10 प्लस ये हो जाएगा 2 log 49 है तो 2 log 7 to the base 10 माइनस 2 log 2 to the base 10, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे log to the base 10 3 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में हमको गिवन है log 1050 की बेस 10 दैट इज इक्वल टू 3.0212 और log 35 टू द बेस 10 कितना है 1.5441, ठीक है। यहां से log, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 35 इंटू 3 इंटू 10 क्या बेस 10 3.0212, तो यहां से log 35 टू द बेस 10 प्लस log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 1 प्लस log 10 टू द बेस 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.0212, ठीक है। log 35 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी है 1.5441 प्लस 1, तो यहां से log 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या आपका आ जाएगा 2.5441, तो यहां से सबट्रैक्ट कर देंगे 2.5441 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7, ये आपको आ जाएगा 11 माइनस 4 7 9 5 4 0.4771, तो जो हम सोच रहे थे वही वैल्यू आई ना, कितना 0.4771। अब देखिए ये जो टर्म लिखा है log 7 प्लस log 5, ये है 1.5441, ठीक है। तो log 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस log 2 टू द बेस 10 1.5441, ठीक है। तो log 7 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.5441, यानी कि इसकी जो कंबाइंड वैल्यू है कितनी आ जाएगी 1.5441 माइनस 1.0 कितना आ जाएगा 0.5441, ठीक है। यानी कि इसको मैं फर्दर री रिफाइन करूं तो कितना हो जाएगा हाफ log 3 की वैल्यू कितनी है 0.4771 प्लस 2 यहां से कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा log 7 टू द बेस 10 माइनस log टू द बेस 10, ठीक है। तो देखो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0.5441, ठीक है। तो यही जो वैल्यू है log 7 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे अपना। कितना आंसर आ जाएगा 4, ये आपका आ जाएगा 0.36117, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है 0.5441, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 इंटू 0.23855 प्लस 2880 तो 1.0882 प्लस 0.23855 कितना हो जाएगा 5761231, तो 1.32675 मल्टीप्लाइड बाई 4 0203720131, तो 5.3070 जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 5.3070, ठीक है। नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं। अ होलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर दे इज मेल्टेड इनटू अ कोन
ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कंजर्व करना है। वॉल्यूम कंजर्व कैसे करेंगे? जो हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। आउटर रेडियस कितना है? आउटर रेडियस हो जाएगा 3, इनर रेडियस हो जाएगा 2। तो आउटर रेडियस का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27 माइनस इनर रेडियस का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 8। दैट इज इक्वल टू इज मेल्टेड इनटू अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, यानी कि 1/3 इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द डायमीटर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर कितना है? 4 स्क्वायर विच इज 16। अब हमको चाहिए एच, निकाल देंगे यहाँ से। तो 4 से ये कटेगा 4, ये 3 से 3 कटेगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27 माइनस 8/4। तो दैट इज इक्वल टू 19/4, है ना। आंसर कितना आ जाएगा? 4.75। 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 19। तो 4 4 16 30 4 7 28 24.75 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। वॉल्यूम कंजर्वेशन का पूरा सवाल है, ठीक है। A solid metallic cylinder of height this centimeter and radius 6 centimeter is melted to make two cones in the ratio of volume 1:2 and of same height as 10 centimeter. What is the percentage increase in the flat surface area? देखिए पहली बात हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे कि सॉलिड मेटालिक सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 360 पाई। यानी कि जो हमारे पास सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 360 पाई। अब हमसे बोल रहा है कि उस वॉल्यूम को मेल्ट किया गया टू फॉर्म द टू कोन्स इन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम 1:2। सपोज जो उनके वॉल्यूम से उनके रेशियो है x:2x, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 3x। तो जो छोटे वाला कोन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? x/3x इंटू 360 पाई। तो कितना हो जाएगा? 120 पाई। यानी कि जो एक कोन का वॉल्यूम है 120 पाई, तो रिमेनिंग कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 240 पाई, है ना। अब इसका हमसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फ्लैट सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया का मतलब होता है कि यानी कि आपके पास ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया क्या होता है? ये जो सर्कल है ये होता है फ्लैट, तो ये होता है आपका फ्लैट सरफेस एरिया, राइट। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो? ये हमने इसको दो कोन में बदला, कोन 1 और ऐसे कोन 2। तो हमको ये इसका डायमीटर निकालना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू फाइंड द बेस रेडियस, ताकि हम इसका एरिया कैलकुलेट, ये जो C1 है और ये जो C2 है ना, ये जो C1 है आपका जो फ्लैट सरफेस एरिया, ये जो सर्कल है, ये सर्कल और ये वाला सर्कल, इसका इन दोनों का सर्कल को जोड़ के इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो उसके लिए हमको इसका रेडियस चाहिए होगा। हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है कौन सा, इसको हम इक्वेट कर देते हैं किससे? 1/3 पाई। अब देखिए हमको आर स्क्वायर चाहिए, रेडियस, एच की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी। यानी कि जो छोटा वाला कोन है उसका जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा 6, इसका जो रेडियस है वो आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए 240 पाई इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए अभी दूसरे वाले का रेडियस निकालना है, उसकी वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई, और यहाँ से बेसिकली हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 72। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 36 और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 72, ठीक है। तो देखिए हमको चाहिए इन दोनों का सम, यानी कि पाई R1 स्क्वायर चाहिए प्लस पाई R2 स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें फ्लैट सरफेस एरिया कंपेयर करना है। तो जो नया फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस 72 कितना हो जाएगा? 108 पाई। ये आपका आ जाएगा नया फ्लैट सरफेस एरिया। और ये जो पुराना वाला सरफेस एरिया है ना, पुराना वाला, वो कितना हो जाएगा आपका? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, है ना। मतलब कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस दिस पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना? 36, इसका 36 पाई है, इसका 36 पाई, दोनों का कितना टोटल है? 72 पाई। तो ओरिजिनल वाला फ्लैट सरफेस एरिया 72 पाई था, नया वाला 108 पाई है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए कितना होगा? दिस अपॉन दिस, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। 108 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 36 पाई अपॉन में 72 पाई इंटू 100। आंसर कितना हो जाएगा? 50%। बस हमको ये करना था कि जो नया फ्लैट सरफेस एरिया है इन दोनों का सम माइनस पुराना फ्लैट सरफेस एरिया, इन दोनों का सम इंटू 100 अपॉन में ओरिजिनल वाला। If one side of a right angle triangle with all side interiors is 15 centimeter, then what is the maximum perimeter of the triangle? तो देखिए अगर हमको मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए तो ये वाली साइड तो छोटी होगी, इससे बड़ी भी कोई साइड हो सकती है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में इसको स्पेसिफाई तो नहीं किया कि ये हाइपोटेनस है ना। तो ये हाइपोटेनस की जगह कोई और साइड होगी, राइट। तो अगर तो एक साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड है 15, तो अगर मैं ए स्क्वायर को बोलता हूँ, ए स्क्वायर यदि हमारा हाइपोटेनस है तो वो कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, है ना।
तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 225. सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे लिखा जा सकता है. अब देखिए 225 को मैं कैसे रिजॉल्व करता हूँ. 225 मल्टीप्लाइड बाई 1, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कैसे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 75, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कैसे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 45 ऐसे लिखा जा सकता है. ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ना. और कैसे लिख सकते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 ऐसे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इसके बहुत सारे केसेस हैं. तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि किस में मैक्सिमम आ सकता है. तो आपको पता है ए प्लस बी को यदि 225 रखूंगा और ए माइनस बी को यदि मैं 1 रखूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ से 226, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 113, और ए की वैल्यू सॉरी 2a, ए की वैल्यू आ जाएगी 113 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112, है ना. बी की वैल्यू आ जाएगी 112. अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू 75 आ जाएगी इस वाले केस में, और a माइनस बी की वैल्यू 3 आ जाएगी. दोनों को ऐड करेंगे तो 2a की वैल्यू 78 आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34, है ना, सॉरी 39. तो a की वैल्यू 39 आ जाएगी, है ना, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 माइनस 3 दैट इज 36. तो 39 36 15, ये तो छोटा ही आ रहा है. अब और ये देख लेते हैं ये वाला. अब a प्लस बी की वैल्यू 15 है और a माइनस बी की वैल्यू 15 है, तो 2a की वैल्यू 30 है, a की वैल्यू 15 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अब ये लास्ट वाला केस देख लेते हैं. अब a प्लस बी की वैल्यू 45 है और a माइनस बी की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, हाँ ना. a की वैल्यू 25 हो जाएगी, b की वैल्यू 20 हो जाएगी. इस वाले केस में a 113 और 112 आ रहा है. तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल केस जो हमको मिल रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल, वो हमको ये मिल रहा है. मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर ये होगा. तो इसका हमसे पूछा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर नहीं पेरीमीटर. तो जब मैक्सिमम पेरीमीटर हमको निकालना है तो हमको मैक्सिमम साइड्स कंसीडर करनी पड़ेंगी. तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो 225 और अगली साइड क्या थी 15. तो 225 प्लस 15 जो है 240 सेंटीमीटर जो है हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर आएगा. अ थिन रॉड ऑफ लेंथ 24 फीट इज कट इनटू रॉड्स ऑफ इक्वल साइज एंड जॉइंट सो एज टू फॉर्म अ स्केलेटन क्यूब. is cut into rods of equal size, is joined so as to form a skeleton cube. What is the largest of one of the what is the area of one of the faces of the largest cube thus constructed? भाई 24 फीट है. क्यूब की एजेस कितनी होती हैं, स्केलेटन क्यूब की एजेस कितनी हो जाएंगी, क्यूब की एज तो 12 होती है, तो एक क्यूब की एज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 फीट. हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ द लार्जेस्ट क्यूब दस कंस्ट्रक्टेड. तो एरिया ऑफ वन ऑफ द फेसेस कितना हो जाएगा, एरिया होता है साइड स्क्वायर. ए साइड कितना आ रहा है 2 फीट, तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 फीट, 4 स्क्वायर फीट. ठीक है, आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी. कंसिडर अ ट्रेपीजियम ABCD in which AB is parallel to CD. देखिए एक हमारे पास ऐसे लेंथ है AB और हमारे पास एक ऐसे AB is parallel to CD and AD is perpendicular to AB. AD यानी कि यहाँ पे ऐसे AD is perpendicular to AB. ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कुछ C है. नो हमसे क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेपीजियम हैज एन इन सर्कल विच टचेस AB at E and CD at F with EB is equal to 25. कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक इन सर्कल है, ठीक है, जो इन सभी साइड्स को ऐसे टच करते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे ये है ना, एक ऐसे सर्कल है. ठीक है, टचेस AB at E, CD at F एंड वेयर EB is equal to 25, है ना. EB की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 है. AB की वैल्यू 25 है. सपोज ये वाला पॉइंट P है, तो ये वाला भी आपको 25 होगा, बिकॉज टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे तो सेम होगा. तो दिस विल बी इक्वल टू 25, राइट. FC की वैल्यू 16 है, तो ये वाली वैल्यू भी 16 हो जाएगी, है ना, ये भी तो 16 हो जाएगी. अच्छा, अब ये या फिर ये अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं यहाँ तक. अब ये लेंथ हो गई आपकी 41, ये पूरी लेंथ हो जाएगी आपकी 41. ठीक है,
ये पूरा 16 है, FC की वैल्यू 16 है, राइट। ये पूरा 25 है, तो ये भी आपका 16 हो जाएगा। तो ये पूरा 25 है, तो ये बचा हुआ 9 हो जाएगा। तो ये पूरा 41 आ रहा है, ये पूरा 9 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हमको पता है ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अगर हाइपोटेनस 41 है, बेस 9 है, तो ये जो लेंथ आ रही है कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी, क्योंकि वी वेल नो दैट 41, 40 एंड 9 आर वेल नोन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये अगर 41 है, ये 9 है, तो ये 40 हो जाएगी। यानी कि अगर ये लेंथ 40 हो गई तो ये वाली लेंथ भी 40 हो जाएगी। और हमसे डायमीटर ऑफ द सर्कल पूछ रहा है, तो यही हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 3 copper spheres of radii this are melted to form a large sphere. What is its radius? तो वही वॉल्यूम कंजर्वेशन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो 4/3 पाई, r क्यूब हो जाएगा 3 क्यूब 27 प्लस 4 क्यूब 64 प्लस 5 क्यूब विच इज 125। दिस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स पाई r क्यूब, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 6 1 3 9 11 2, तो 216 इज इक्वल टू r क्यूब। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बड़ा वाला स्फीयर बना है उसका जो रेडियस हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम हमको ये दे रखा है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है तो 2/3 हो जाएगा बस, पाई r क्यूब। इसकी वैल्यू कितनी है 1555232 22/7। तो 42 से कटेगा ये 11 से, 11 45 44 11 13 220, 4 से कटेगा ये, 4 3 12 111 4 21 4 5 20 111 4 2 32 4 32। तो r क्यूब कितना आ जाएगा 21 इंटू 3528, ठीक है। r क्यूब कितना आ जाएगा तो 21 इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 17 6 4, यानी कि 21 इंटू फिर से करेंगे कितना आ जाएगा। यदि मैं इसको ये 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 है ना। तो 21 इंटू 2 1764 किसका स्क्वायर होता है 42 का स्क्वायर। तो ये 42 इंटू 42 हो जाएगा, ये r क्यूब आ जाएगा आपका। तो r क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा 42 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। आ गया आंसर। दो मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। द बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन का मतलब होता है कि एक ऐसा कोन है, और ट्रंकेटेड कोन मतलब होता है कि हमने इस कोन को यहाँ से काट दिया। हमने क्या किया, हमने इस कोन को यहाँ से ऐसे काटा, ठीक है, हमने इस कोन को यहाँ से ऐसे काट दिया, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड कोन। ट्रंकेटेड कोन बोल सकते हैं या फिर इसको फ्रस्ट्रम भी बोल सकते हैं, चाहे आप जिस भी नाम से बुलाइए आपकी मर्जी, ठीक है। इसको जिस भी नाम से आप बुला सकते हैं बुलाइए, ट्रंकेटेड कोन है ये। द डायमीटर्स ऑफ द बेस एंड द टॉप 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर्स ऑफ द बेस ऑफ द टॉप ऑफ द बकेट, टॉप ऑफ द बकेट का डायमीटर 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा, और इसका 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द बकेट इज 7 सेंटीमीटर व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट। तो देखिए वही बात है, ये है 3, ये है 6, ये है 7, मैंने इसको बोला ये h है, ठीक है। तो ये अब आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो लगाना है, h अपॉन h प्लस 7। छोटी वाले ट्रायंगल का हाइट, छोटे वाले कोन का हाइट अपॉन बड़े वाले कोन का हाइट इज इक्वल टू छोटे वाले कोन का रेडियस अपॉन बड़े वाले कोन का रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से 6h इज इक्वल टू 3h प्लस 21 आ जाएगा, तो 3h की वैल्यू 21 आ जाएगी, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अब हमको कैपेसिटी निकालनी है बकेट की, तो कैपेसिटी ऑफ द बकेट विल बी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द बिगर कोन, कैपेसिटी ऑफ द बिगर कोन माइनस कैपेसिटी ऑफ द स्मॉलर कोन, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू 1/3 पाई बाहर हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर कितना है, सॉरी बिगर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इंटू एच, एच कितना हो जाएगा 14, माइनस स्मॉलर का कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 इंटू एच 7। तो इसको सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, पाई 22 को बाहर लेते हैं, 21 अंदर जाएगा, तो 36 इंटू 14 अपॉन 21 माइनस 9 इंटू 7 अपॉन 21, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। तो 24 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 21 एंड 21 इंटू 22 विल बी आवर आंसर। कितना हो जाएगा 22 4 4 462 462 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ द बकेट, राइट।
नेक्स्ट वाले पे आता है, अ राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एल की वैल्यू हो जाएगी, तो हम निकाल देते हैं। पाई इंटू आर कितना है मेरे पास? 6 इंटू एल प्लस आर विच इज 16, तो 16 इंटू 6 इज 96 पाई। आंसर कितना इसका हो जाएगा? 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 6 क्यूब्स ईच विथ 12 सेंटीमीटर एज अ जॉइंट एंड टू एंड। देखिए ये क्यूब ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिए गए, ठीक है, ऐसे 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 ज्वाइन कर दिए गए विथ एंड टू एंड। तो जो उसका चौड़ाई हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 6 विच इज 72। बाकी इसका जो वेड्थ होगा, है ना, ये इसकी लेंथ हो जाएगी 72, उसकी हाइट भी सेम रहेगी और उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी सेम रहेगी, लेकिन जो एल है वो बदल जाएगी। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एल बी कितना हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा आपका 72 इंटू 12 प्लस बी इंटू एच कितना हो जाएगा? 144 प्लस 72 इंटू 12 एल इंटू एच, ठीक है। तो 72 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 4 14 2 7 4 6 8 64, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 864 प्लस 144 प्लस 864। इसको जोड़ते हैं तो 864 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 2 1 1728 प्लस 144 2 1 7 8 1872 1872 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4473। तो 3744 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। If the sum of a real number and its reciprocal, let us suppose the real number is x. Now its reciprocal will be 1 upon x. It is equal to 26 by 5. So x square plus 1 into 5 is equal to 26x. So 5x square minus 26x plus 5 equal to 0. 5x square minus 25x minus x plus 5 equal to 0. तो यहाँ से 5x कॉमन लेंगे तो x minus 5 minus 1 x minus 5, तो x की वैल्यू आ रही है 1 upon 5 या x की, ठीक है, x की वैल्यू आ रही है 5। तो दो नंबर पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है, या तो 5 ले लो नहीं तो 1 upon 5 ले लो। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 upon 5, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 5, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 होगा ना कि 1, ठीक है। If P is relatively prime to each of the Q and R, then P is relatively prime to the product QR. इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 2 3 5, 2 जो है 3 से रिलेटिवली प्राइम है, 2 जो है 5 से रिलेटिवली प्राइम है, तो 2 जो है इन दोनों के प्रोडक्ट यानी कि 15 से भी रिलेटिवली प्राइम होगा। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है कि किसी भी दो नंबर का जीसीडी जो है 1 आएगा। जीसीडी ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। नाउ 2 और 3 का जीसीडी 1 आएगा, 2 और 5 का जीसीडी 1 आएगा। तो 5 इंटू 3 15 और ये जो 2 है इनका भी जीसीडी तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन दूसरा। इफ P डिवाइड्स द प्रोडक्ट QR एंड इफ P डिवाइड्स Q देन P मस्ट डिवाइड R, यानी कि QR अपॉन P है तो क्या Q जो है P को भी डिवाइड करेगा एंड Q जो है R को भी डिवाइड करेगा। देख लेते हैं, है ना। तो क्या ये दोनों भी पॉसिबल है? देख लेते हैं। सपोज हमने लिया P को 3 लिया, राइट, और Q को हमने लिया, QR जो है 75 लिया। 75 को मैं तोड़ सकता हूँ 15 इंटू 5 में, है ना, या फिर मैं इसको तोड़ सकता हूँ 25 इंटू 3 में। अगर मैंने इसको दोनों में तोड़ा तो 75 का जो प्रोडक्ट है वो तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 75 25 इंटू 3 है, यानी कि Q की अगर मैं Q को 3 ले लूँ, Q को 3 ले लूँ और P को 25 ले लूँ तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देख लेते हैं P डिवाइड्स Q, P कितना है 3, क्या 3 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, लेकिन क्या जो R है विच इज 25 तो क्या उसको 3 डिवाइड कर पा रहे हैं? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। P मस्ट डिवाइड नहीं R होगा, P में डिवाइड R होगा, ठीक है। तो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वाले पे आता है। राधा एंड रानी आर सिस्टर्स। 5 years ago द एज ऑफ राधा वॉज 3 times दैट ऑफ रानी। सपोज राधा की एज RA है, रानी की एज, सपोज राधा की एज A है और रानी की एज B है। 5 years ago द एज ऑफ राधा यानी कि A minus 5 was 3 times as that of रानी B minus 5, ठीक है। 1 year ago द एज ऑफ राधा बट 1 year back यानी कि A minus 1,
2 टाइम्स एज दैट ऑफ रानी, ये हो जाएगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, a माइनस 5 इज इक्वल टू 3b माइनस 15, सो a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 2b माइनस 2, तो a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 विच इज माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 9, सो b इज इक्वल टू 9, b की वैल्यू आ जाएगी 9, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस 1 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू आ जाएगी 17, a की वैल्यू 17 है, b की वैल्यू 9 है, तो उनका एज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स का। अ पर्सन कैरीज ₹500 एंड वांट्स टू बाई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आउट ऑफ इट, ठीक है। तो सपोज कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 5 है, तो उसने नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदे x, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज है 7, तो उसने नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदे y। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन बाई बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यूजिंग टोटल अमाउंट, ठीक है। यूजिंग टोटल अमाउंट में हम ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज में कर सकते हैं, यानी कि हमें x और y के कितने नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल हैं वो निकालना है, ठीक है। पहला जो पॉसिबल केस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, जो पहला पॉसिबल केस दिख रहा है कि यदि मैं x को 2 रखूंगा, मैंने x को 2 रखा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा आपका 70, तो पहला जो पॉसिबल केस दिख रहा है वो 2,70 है। अब मैंने आपको बार बार बोला है कि जो x होता है, यानी कि जो x वाली क्वांटिटी होती है उसका जो y का जो कोएफिशिएंट होता है उसके ऑर्डर में बढ़ता है, और जो y वाली क्वांटिटी होती है वो x के कोएफिशिएंट में घटती है, ठीक है। तो अगला जो नंबर आएगा वो 2 + 7 आएगा 9, और अगला नंबर आएगा 70 - 5 विच इज 65। अगला नंबर आ जाएगा कौन सा, 16, 60, ऐसे ऐसे करते करते जो है आपके पास नंबर आएंगे। तो ऐसे टोटल कितने नंबर आ जाएंगे, देख लेते हैं इसको। 70 कहाँ तक जाएगा, 0, लास्ट वाला तो 0 ही आएगा, और जब ये 0 आ जाएगा, यानी 0 तो नहीं लेंगे बेसिकली, 5 तक जाएगा मैक्सिमम, राइट। जब y की वैल्यू 5 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 70 माइनस 500 माइनस 35, 500 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 5 6 465, वाइड 5 करेंगे तो 5 9 45 13 93, तो 93,5। तो आप देख सकते हैं ऐसे टोटल हमारे पास कितने वेज हो जाएंगे, 2 से लेकर 93 तक गया है, तो जीपी में एपी में है, तो 2 इज इक्वल टू 93 इज इक्वल्स टू 2 + n-1 इंटू 7, तो n की वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 91/7 13, 13 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो ऐसे टोटल पॉसिबल जो हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं वो 14 बनेंगे, ठीक है। गिवन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट x, तो y इज इक्वल टू k अपॉन रूट x, तो y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 अपॉन x1 आ जाएगा, ठीक है। अब y1 की वैल्यू दी हुई है 36, y2 की वैल्यू दी हुई है 54, अंडर रूट x2 की वैल्यू हमको निकालनी है, x1 की वैल्यू दी हुई है 36, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 36 अपॉन 54 इज इक्वल टू रूट x अपॉन 6, 6 9 54, 9 4 रूट x की वैल्यू 4 आ रही है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, जो कि हमको चाहिए था, ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले मैं इसको लिखूंगा 2 × 3 × √7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × a × b, और मुझे आगे क्या चाहिए a² + b²। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से कंपेयर मैं करूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी √7, तो a² कितना हो जाएगा आपका 3² प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 × √7, यानी कि 3² आ गया 9, प्लस ये कितना आ जाएगा 7 प्लस 2 √3 √7, और आपको वही सेम चीज़ मिल गया जो यहाँ पे लिखी हुई है विच इज 16 + 6 √7, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 3 + √7 का होल स्क्वायर, 3 + √7 का होल स्क्वायर, ये जो चीज़ लिखी हुई है आप क्या लिखी हुई है बेसिकली 3 + √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट विच इज इक्वल टू 3 + √7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दीज एक्सप्रेशंस, नंबर ऑफ डिजिट्स का फॉर्मूला क्या होता है log n टू द बेस 10 का GIF + 1, पहला मैं निकालता हूँ, पहला क्या आ जाएगा log 10 7 25 GIF + 1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाई log 7 टू द बेस 10, यानी कि 0.845, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0.845 मल्टीप्लाइड 25, 5 2 2 2 4 0 1 9 6 1 5 2 1 11 2, कितना हो जाएगा 21.125, इसका GIF हो जाएगा +1 दैट इज इक्वल टू 22, तो पहला तो दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर भी गया। अब दूसरा निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा 8 की पावर 23, तो 23 log 8, 23 log 8
ठीक है, यानी कि 23 log 2 3, 69 log 2 की वैल्यू कितनी है 0.301, तो 0.301 मल्टीप्लाइड बाई 69 कितना हो जाएगा 90726 है ना, 96702, तो 20.769, ठीक है, तो 20.769 का GIF +1 दैट इज इक्वल टू 20 + 1 विच इज इक्वल टू 21, तो आंसर नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है। Let x be the smallest positive integer such that 14 divides x. Smallest positive integer when such that when 14 divides x the remainder is 7, तो 14 क्वेश्चन सपोज a आया तो रिमाइंडर आ गया 7, एंड व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 15 द क्वेश्चन इज b एंड द रिमाइंडर इज 5, ठीक है। एक बात यहाँ पे आप नोटिस करिए कि नंबर जो है x है और हम उसको बड़े बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े नंबर मतलब 14 से 15 से, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर को सपोज कोई नंबर है मेरे पास सपोज 41 है, अगर मैं उसको 14 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है कितना आ जाएगा, ये मेरे पास रिमाइंडर कुछ आएगा 13 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ जाएगा 11, ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 11, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस जो है रिमाइंडर के बीच का वो कांस्टेंट है, डिफरेंस जो है रिमाइंडर के बीच का मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है मेरा, है ना, वो क्वेश्चन दोनों में सेम आएगा, क्वेश्चन दोनों में तो 1 ही आएगा, है ना। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन तो दोनों में 1 ही आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर बहुत ही कम है। अगर रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस डिवाइजर से कम होता है ना, मेरे कहने का मतलब है कि अगर रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो डिवाइजर से कम होता है, किसी भी डिवाइजर से 14 या 15 किसी भी डिवाइजर से कम होता है तो क्वेश्चन सेम होता है अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन ए है और क्वेश्चन बी है वो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। तो 14a + 7 इज इक्वल टू 15a + 5, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2, जब a की वैल्यू 2 आएगी तो आप यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35, जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पे पुट करके देखो अपने आप आंसर आ जाएगा, चेक करना है कर लीजिए। 35 को जब आप 14 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 7, एंड व्हेन यू विल डिवाइड इट बाय 15 तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, आंसर आ गया आपके पास। 2 taps x and y आर फिक्स्ड टू अ वाटर टैंक, इफ ओनली x इज ओपन इट ड्रेन्स आउट द फुल टैंक ऑफ वाटर इन 20 मिनट्स, तो 1 मिनट में कितना ड्रेन करेगा 1/20, तो 1/x कितना हो जाएगा 1/20। If both x and y are open, then they drain out the full tank of water in 15 minutes, यानी कि 1/x + 1/y का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/15। If only y is open, how long does it take? तो बहुत ही सिंपल है भाई, 1/x + 1/y 1/15 दिया हुआ है, 1/x 1/20 है, तो 1/y कितना हो जाएगा 1/15 - 1/20, यानी कि 1/y इज इक्वल टू 4 - 3/60, y इज इक्वल टू 60 मिनट्स, यानी कि जो y है वो 60 मिनट्स लेगा टू ड्रेन आउट द होल वाटर फ्रॉम द टैंक। √75 इज अ रैशनल नंबर, देख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 25√3 सॉरी 5√3, राइट। तो √3 तो इरेशनल नंबर है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा हमसे कह रहा है पहला गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा हमसे कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट दिस इज लेस देन दिस, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4x/5 इज ग्रेटर देन 7/8, x इज ग्रेटर देन 35/40, तो x जो है 35/40 यानी कि x इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट समथिंग, तो x की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो एटलीस्ट वाला वर्ड बिल्कुल सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब इसकी बात करें x - 2/x इज लेस देन 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, रियल वैल्यूज ऑफ x ऑल नहीं होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हुई, अगर x की वैल्यू 0 हुई तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, तो तीसरा नहीं होगा। और चौथा हमसे कह रहा है कि दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, yes it can be expressed because it is a rational number, it is a rational number, it is a recurring and non terminating, and that too
impure one, that is a pure मतलब pure one, pure, it is a pure recurring and non terminating, and therefore it is a rational also, and therefore it can be expressed in the form of p and p by q. Therefore the statements 2 and 4 are correct. A library has an average number of 510 visitors on Sunday and 240 on another days. What is the average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Saturday? यदि सैटरडे से कर रहा है पहले दिन पे, तो 8वें दिन पे सैटरडे आएगा, फिर 15वें दिन पे सैटरडे आएगा, फिर 22वें दिन पे सैटरडे आएगा, और फिर 29th डे पे सैटरडे आएगा, यानी कि 30th डे पे आपका संडे आ जाएगा. ठीक है, यानी कि इस पूरे महीने में टोटल कितने संडे पड़ रहे हैं? 5 संडे पड़ रहे हैं. ठीक है, 5 संडे पड़ रहे हैं और 5 सैटरडे पड़ रहे हैं. बाकी जो बचे हुए दिन है वो 4 बनाएंगे. 4 × 5 20. ठीक है, अब 240 ऑन अदर डेज, तो 20 × 240 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 4800 प्लस सैटरडे 25 बार आ रहा है. ठीक है, सैटरडे भी तो 5 बार है, तो 240 × 5 कितना हो जाएगा? 1200. और 5 संडे पड़ रहे हैं, लेकिन संडे को 510 लोग आते हैं, तो 510 × 5 2550. ठीक है, तो 2550 प्लस 1200 प्लस 4800, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स 05518. तो 8550 डिवाइडेड बाई 30, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पूछा हुआ है, कितना हो जाएगा? 3 2 6 25 285. आंसर कितना आ जाएगा इसका? 285. ठीक है, अब देखिए इस वाले सवाल में ये पूछा हुआ है. ठीक है, तो 3 प्लस समथिंग कुछ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 33 प्लस 3/11 दैट इज इक्वल टू, तभी तो 36/11 आएगा, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3/11. तो यहाँ पे ये 3 आ गया, तो बची हुई जो क्वांटिटी है मैं 3/11 को क्या लिख सकता हूँ? 1/11/3, तो 11/3 इससे कंपेयर हो जाएगा. ठीक है, यानी कि x ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 11/3 है. तो फर्दर मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? इसको मैं लिख सकता हूँ 9 + 2/3. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 + 2/3. तो जो x की वैल्यू है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब जो ये वाला टर्म लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3/2. तो 1/y + 1/z इज इक्वल टू 3/2. तो y + 1/z की वैल्यू कितनी है? 3/2. और 3/2 को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 1 + 1/2. तो y + 1/z को y से कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा, और z से कंपेयर करेंगे तो 2 आएगा. x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई. तो x + y + z कितना हो जाएगा? 3 + 1 + 2 विल बी इक्वल टू 6. A person sells 2 items each at rupees 990, one at a profit of 10% and another at a loss of 10%. What is the combined percentage of profit or loss for the 2 items? सेलिंग प्राइस सेम है. अब देखिए कॉस्ट प्राइस, अब प्रॉफिट हुआ 10% का, 990 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ 10% का, तो ऑब्वियसली एसपी ज़्यादा होगा, तो CP1 कितना हो जाएगा? इतना. ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 990 अपॉन CP1 - 1 इज इक्वल टू 1/10. तो 990 अपॉन CP1 इज इक्वल टू 11/10. CP1 कितना हो जाएगा? 900. अब तो मुझे CP2 निकालना है. अब CP2 के लिए लॉस हो गया 10% का, तो कितना हो जाएगा? 990 माइनस CP2 अपॉन CP2 इंटू 100 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है. अब 990 अपॉन CP2 -1 इज इक्वल टू -1/10. 1 - 1/10 इज 9/10. तो ऐसे 9/10 आ जाएगा. ये हो जाएगा 110, और CP2 कितना हो जाएगा? 1100. CP2 मेरे पास आ जाएगा कितना? 1100. टोटल CP कितना आ जाएगा? CP1 + CP2 विल बी इक्वल टू 2000. और टोटल SP कितना आ जाएगा मेरे पास? 990 × 2 1980. ठीक है, मेरे पास टोटल CP आ जाएगा, टोटल SP आ जाएगा. टोटल CP टोटल SP से ज़्यादा है, तो पहली बात लॉस होगा. ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया. आंसर कितना आ जाएगा? सीधे सीधे 1% लॉस. इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास लॉस हो रहा है, और ऑप्शन में से BC वाले ऑप्शन में लॉस है. ठीक है, इफ इट टेक्स 11 hours for a 600 kilometer journey, if 120 kilometer is done by train, rest by car.
It takes 40 minutes more if 200 kilometers are covered by train and the rest by car. What is the ratio of the speed of the car to that of the train? अच्छा सवाल है. सपोज ट्रेन की स्पीड टी है और कार की स्पीड सी है, ठीक है. 120 किलोमीटर इज कवर्ड बाई ट्रेन, तो 120 किलोमीटर बाई ट्रेन इतना टाइम प्लस 600 माइनस 120 विल बी इक्वल टू 480, ठीक है. तो 480 अपॉन कार दैट इज इक्वल टू 11 आवर्स, ठीक है. 1 अपॉन टी को मैं एक्स ले लेता हूँ और 1 अपॉन सी को मैं वाई ले लेता हूँ. तो 120x प्लस 480y, ठीक है ना. 480y इज इक्वल्स टू 11. पहली इक्वेशन ये आ गई. दूसरी इक्वेशन, इट टेक्स 40 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर आर कवर्ड बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार. यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से कवर होता है और बचा हुआ कार से कवर होता है तो 40 मिनट्स मोर लेता है, यानी कि 40/60 आवर्स मोर, यानी कि 2/3 आवर्स मोर, यानी कि 11 प्लस 2/3 दैट इज इक्वल टू 35/3, ठीक है. तो 200x प्लस 400y इज इक्वल टू 35/3, ठीक है. तो 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 40x प्लस 80y इंटू 3 इज इक्वल टू 7. तो 120x प्लस 240y इज इक्वल टू 7. तो ये आ गई इक्वेशन नंबर बी, ये आ गई इक्वेशन नंबर ए. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से. तो 240y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/60. y की वैल्यू आ गई 1/60, ठीक है. तो 120x y की वैल्यू आ गई 1/60, तो यहाँ से 480/60 इज इक्वल टू 11, 8. तो 120x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/40. लेकिन हमने यहाँ पे 1/t को x लिया था, है ना. 1/t को हमने x लिया था, तो 1/x की वैल्यू t हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 40, है ना. तो t की वैल्यू आ गई 40 और c की वैल्यू आ जाएगी 60, ठीक है. किसका रेशियो पूछ रहा है, कार टू दैट ऑफ द ट्रेन. तो कार टू दैट ऑफ द ट्रेन का हो जाएगा 60/40 दैट इज इक्वल टू 3:2. 3:2 जो है रेशियो आ जाएगा. नेक्स्ट वाले पे आते हैं. A real number x is such that this is maximum. इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है. x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. f डैश एक्स 1 माइनस 2x, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 माइनस 1/4, ठीक है. तो दैट इज इक्वल टू 1/4. लेकिन हमसे मैक्स व्हाट इज द x पूछ रहा है, x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो x की वैल्यू तो 1/2 आई चुकी है ना. तो आंसर हो जाएगा 0.5. लेकिन अगर हमसे पूछता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो यही 1/2 यहाँ पे उठा के इसको रख देते तो हो जाता 1/2 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है आपकी 0.75, ठीक है, सॉरी 0.25, है ना. इफ 10 टू द पावर n डिवाइड्स दिस एक्सप्रेशन. अब मैंने आपसे बार बार बोला ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ है. इसमें अगर पूछता है n की मैक्सिमम वैल्यू तो आपको यहाँ पे 5 की पावर जो निकालनी पड़ेगी. 5 की जो जितनी मैक्सिमम पावर होगी वही 10 की पावर होगी. तो 6 की बार 23 में कोई 5 नहीं आ रहा. यहाँ पे 15 इंटू 5 आ रहा है, यानी कि 25 इंटू 3 आ रहा है, यानी कि 5 स्क्वायर आ रहा है. 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9 हमको दिया है, तो यहाँ से 5 की पावर 18 आ गया. दूसरा यहाँ पे कितना दिया है 5 इंटू 21, है ना. इसका स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर. और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 की पावर 18, तो 5 की पावर 18 इंटू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 की पावर 23. तो जितना मैक्सिमम पावर 5 का आ रहा है उतना ही मैक्सिमम पावर 10 का भी आएगा, क्योंकि ये होता है 2 इंटू 5 समथिंग. तो 2 इंटू 5 के बारे यानी कि 2 की पावर n, और 2 की पावर n तो इसमें अनलिमिटेड आ जाएगा. और यहाँ पे 5 की पावर n में 23 आ रहा है, तो 5 की पावर 23 दैट इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 23. मैक्सिमम पावर जो है सॉरी ये 18 है ना और ये 2 है, तो 18 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 नॉट 23. तो आंसर हो जाएगा इसका 20. व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस नंबर रिप्रेजेंटेड बाय. देखिए 3 की पावर 1 में होता है 3 की पावर 2 में होता है 9, 3 की पावर 3 में होता है आपका 7 और 3 की पावर 4 में होता है 1. ये पता है, ठीक है. अब 98 जो है वो कहाँ पे आएगा, जो आपका 100 आता है 100, है ना.
या जो 92 आता है, जितने भी 4 के मल्टीपल है उनकी यूनिट डिजिट 1 आएगी, यानी कि जो 3 की पावर 100 है, 100 किसका 4 का मल्टीपल है, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 1, तो 3 की पावर 99 का आएगा 7 और 3 की पावर 98 का आ जाएगा 9। ठीक है, अब 3 की पावर 89 का बोलते हैं, 3 की पावर 92 भी 4 का मल्टीपल है, इसका 1 आ जाएगा, 3 की पावर 91 का आ जाएगा कितना 7, 3 की पावर 90 का आ जाएगा कितना 9 और 3 की पावर 89 का कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट आ रही है 3, इसकी यूनिट डिजिट आ रही है 9। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्टेंट नंबर होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हो जाएगा 6। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 294। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर सपोज मैं इसको लेता हूँ, एक हिट एंड ट्रायल करता हूँ, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सपोज ये 64 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अभी भी छोटा है, थोड़ा सा एक नंबर और बढ़ाते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये हो जाएगा 81, 64, 5, 160, 5, 49 और 36। अभी भी ये नंबर जो है उसके बराबर नहीं आ रहा है ना, 294 के बराबर, यानी कि जो अगला नंबर अगला सेट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। खुद करके आप देख लीजिए, ये आ जाएगा 100, 81, 64 और 49। ठीक है, 9 + 1 10, 14, 1 8 9 294। देखिए 294 आ गया जब मैंने 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर किया। दे आर स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 7। अब हमसे पूछा सम ऑफ द नंबर्स कितना, तो 7 + 8 15 + 9 24 + 10 34। नेक्स्ट वाले सवाल पे आता है, द इक्वेशन दिस हैज रूट्स इक्वल टू पी एंड क्यू। तो पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी -p और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी q। हमसे पूछा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, तो 2p + q की वैल्यू 0 है और यहाँ से q की वैल्यू p - 1 = 0 है। तो यहाँ से दो चीज़ें आ रही है, तो q की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 1 है। जब q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, जब q की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, पहली बात तो q नॉन जीरो है, तो सिर्फ यही वाला केस होगा, p की वैल्यू 1, और जब p की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 2 + q = 0, तो q = -2, तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू -2, विच इज ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 35। ठीक है ना, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर की वैल्यू है 35, तो a + b × a - b कितना हो जाएगा, या तो आप इसको 35 × 1 रखो, नहीं तो आप इसको 7 × 5 रखो, और कोई केस बन रहा है आपके पास, और कोई केस आपके पास बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो या तो a + b की वैल्यू 35 है और a - b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 2a की वैल्यू 36 आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 18 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। ठीक है, या तो 18, 17 एक पेयर बन रहा है, दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, a + b की वैल्यू 7 है और a - b की वैल्यू 5 है, तो 2a की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 1। ठीक है, तो एक पेयर बनेगा 18, 17, एक पेयर बनेगा 6, 1। तो मेरे पास ऐसे टोटल 2 पेयर्स आ जाएंगे जिनका स्क्वायर का डिफरेंस जो है 35 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है b - 6 इज 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर इसका रूट है वेयर b इज एन इंटीजर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो b - 6 का स्क्वायर -6 × b - 6 + b, तो b स्क्वायर प्लस 36 - 12b -6b + 36 + b, तो b स्क्वायर -6b - 12b इज -18b + 17 - 17b + 72 = 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -9b - 8b + 72 = 0। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो 9 आ रही है या तो 8 आ रही है। हमसे मैक्सिमम वैल्यू b स्क्वायर पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू b स्क्वायर तो 9 स्क्वायर का ही होगा, विच इज इक्वल टू 81। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू ये दे रखी है, फिर से मैंने आपको बार बार बोला है क्या, अगर मैं इसको लिखूँ 7 + √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, प्लस 2 × 2 × √3। आप इसको खोल के देखोगे तो 7 ही आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 + √3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 + √3। तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो a की वैल्यू ये आ जाएगी। तो हमसे बोल रहा है 2 + √3 + 1/2 + √3, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 - √3 और ये हो जाएगा 1, 2 √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 + 2 जो है आंसर आ जाएगा 4। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाला है। अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी,
मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2x + 5 = 0। मैं फिलहाल f(x) इसको मानता हूँ, ठीक है। f(x) ये मेरा फंक्शन है f(x) का, तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, x की वैल्यू -5/2, x की वैल्यू -5/2 मैंने इसमें रखी, तो दैट विल बी इक्वल टू, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कितना हो जाएगा, 25/4 -25/2 + 10, ये हो जाएगा -25/4 + 10, तो कितना हो जाएगा 15/4। तो 15/4 जो है इसकी वैल्यू आ रही है, तो मैं अगर इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा जो कि यहाँ पे कह रहा है 1/, तो 1/15/4 कितना हो जाएगा 4/15, और यही 4/15 जो है इस वाले एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय x + 2 वर्कर्स इन x - 3 days upon W1 is equal to work done by x + 4 workers in x - 2 days अपॉन W2, तो इसको इधर ले आते हैं, x + 2 इंटू x - 3 अपॉन x + 4 इंटू x - 3, इसकी वैल्यू है W1/W2, और वही W1/W2 हमको दे रखा है 3/4। तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय यहाँ पे रैंडम है वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। सपोज 8 कर रही है, तो 8 + 2 = 10, 8 - 3 = 5, 8 + 4 = 12 एंड 8 - 3 = 5। 5 से 5 गया तो 2, 5 = 2, 6 5:6 आ रहा है, लेकिन ये हमको चाहिए 3:4, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब 10 रख के देखते हैं, तो 10 + 2 हो जाएगा 12 इंटू 10 - 3 7, 10 + 4 = 16 एंड 10 - 3 इज 7, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, तो देखिए 3:4 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यस इट इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट है मेरा कि इट इज़ अ को प्राइम नंबर, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ये भी सही है मेरा। इफ p × q इज इवन देन p × q आर ऑलवेज इवन, गलत गलत, p एंड q आर ऑलवेज इवन नहीं, p ऑड भी हो सकता है, q अगर इवन हो गया तो ये नंबर इवन आ जाएगा, p और q का प्रोडक्ट 28 इवन आ गया, लेकिन p यहाँ पे ऑड है, तो ऑलवेज नहीं, और ये गलत है मेरा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा गलत स्टेटमेंट है। √2 इरेशनल नंबर, ये तो सही स्टेटमेंट है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको रफ में करते हैं। हमसे कह रहा था क्वेश्चन में कि जो आपका n² + 19n + 92 है ना, n² + 19n + 92 है, वो परफेक्ट स्क्वायर दैट इज k² आना चाहिए, तो k² को हम इधर ले आते हैं, n² + 19n + 92 - k² = 0, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं सीधाचार्य मेथड से, √b², है ना, uh, 361 - 4 टाइम्स AC, ये हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू अपॉन में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा -19 + -√361 - 8 2 388 + 4k² अपॉन में आएगा नीचे 2, ठीक है। तो -19 ± अंडर रूट में आपका आ जाएगा 4k² माइनस में 388 -361 7 2 27, ठीक है, 4k² - 27, सॉरी ये 92 होगा, गलती से 97 लिख दिया, 92 होगा तो 368 हो जाएगा, ठीक है, तो ये -7 हो जाएगा, सॉरी, अपॉन में नीचे आ जाएगा 2। तो मुझे इंटीग्रल, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू, ठीक है, ये आपके पास n की वैल्यू आ गई, तो मुझे चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो इसको इंटीजर होने के लिए मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना, और वो भी ऐसा कि वो एक ऑड इंटीजर हो, ठीक है, वो एक ऑड इंटीजर हो, क्यों एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, ऑड इंटीजर क्यों होना चाहिए वो, क्योंकि -19 में यदि हम कोई ऐसा ऑड इंटीजर ऐड करेंगे तो ऑड + ऑड/2 या फिर ऑड - ऑड/2 इज ऑलवेज, मतलब कि वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, दैट विल ऑलवेज गिव अ इंटीजर। सपोज ये वाली जो क्वांटिटी ना आपकी, ये हमेशा एक ऑड इंटीजर आनी चाहिए, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक ऑड इंटीजर आनी चाहिए। देयरफॉर मैं क्या करता हूँ, मैं 4k² - 7 को मैं किसी ऑड नंबर का स्क्वायर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2g + 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे g है आपका वो 0 1 2 एंड सो ऑन ऐसे करते करते लाई करेगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2k का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 2g + 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 7, ठीक है, तो 2k - 2g +1, मतलब 2k + 2g + 1 इंटू 2k - 2g +1, ठीक है, ये हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7।
है ना। तो अब तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बच रहा है, कौन सा, एक केस कौन सा बच रहा है कि दिस विल बी इक्वल टू 7 × 1। कहने का मतलब है कि 2k + 2g + 1 की वैल्यू 7 है और 2k - 2g - 1 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो यहाँ से जो आ गया आपका 2k + 2g की वैल्यू हो जाएगी 6 और 2k - 2g की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ से ऐड करेंगे तो 4k की वैल्यू हो जाएगी 8, k की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 4 + 2g = 6, 2g = 2, तो g की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, जैसे मैंने g की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 3² 9, है ना, ये आपका 9 आ जाएगा। तो 4k² - 7 की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो 4k² की वैल्यू 16 आ जाएगी, k² की वैल्यू आ जाएगी 4। अभी k² की वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना आ जाएगा, 16 - 7 का √9 और √9 आ जाएगा 3, तो -19 + -3/2। तो इंटीजर मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, -19 + 3/2 कितना आ जाएगा, -8, और -19 - 3/2 कितना आ जाएगा, -11। ठीक है, तो मेरे पास n की यही दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, कौन कौन सी, -8 और -11। ठीक है, मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, -8 और -11। तो सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n कितना हो जाएगा, -19। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अब हमसे पूछा व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x+1 का होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ x+1 का होल क्यूब। ठीक है, अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा इस वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+4, है ना, इंटू x+1। अब चूंकि LCF LCM की बात हो ही रही है तो मैं इसका फैक्टर करने के लिए मैं इन दोनों की हेल्प लूंगा, यानी कि इसका जो एक फैक्टर होगा x+1 और x+4। कहने का मतलब है कि x+1 यदि इसका फैक्टर है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कर रहे हैं देख लेते हैं, -1 + 5 4, 4 - 5 इज -1 + 4। देखिए x+1 तो इसका फैक्टर नहीं है, तो जरूर ना जरूर x+4 इसका फैक्टर होगा, तो इसका और फैक्टर निकाल देते हैं, x+4 इंटू x³ + 5x² + 5x + 4, तो कितना हो जाएगा, x² x³ + 4x², ये आपका हो जाएगा x² + 5x + 4, ठीक है, प्लस x, तो x² + 4x। ठीक है, ये गया तो यहाँ से x+4 और ये हो जाएगा +1, यानी कि इसका जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है x+4 और x² + x + 1। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो एलसीएम ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए मेरे को प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स अपॉन देयर एचसीएफ करना पड़ेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा, x+4 यहाँ पे है और एक x+1 और एक x+1 यहाँ पे है, तो x+4 इंटू x+1 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसका जो है एचसीएफ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, x+1 का होल क्यूब, x+1 होल की पावर 4 बेसिकली, और इंटू x+4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x² + x+1 अपॉन में एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरा, एचसीएफ मेरा है ये x+4 इंटू x+1, x+4 गया, x+1 गया, तो बचा क्या, x+1 का होल क्यूब इंटू x+4 इंटू x² + x+1, ये है मेरा एलसीएम विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एचसीएफ मैंने कैसे निकाला, तो इसमें इन दोनों में x+4 कॉमन आ रहा था और इस वाले में x+1 एक कॉमन आ रहा था, तो x+4 इंटू x+1 जो है दोनों में ही आ जाएंगे तीनों में। इसकी वैल्यू क्या है देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना, ये वाला रिपीटेड सवाल भी है, बेसिकली ये रिपीटेड सवाल है। तो हमको पता है ऊपर क्या बचता है मेरे पास, 3 टाइम्स xy x² y माइनस y² x, ऐसे करके टर्म बचता है। नहीं तो आप इसमें क्या करो, आप सीधे x को 1 रख दो, y को 2 रख दो, z को 3 रख दो। वैसे इसका आंसर 1/3 आता है, सबको पता है, लेकिन आप इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो, है ना। 1 - 2 हो जाएगा -1 का होल क्यूब, y - z हो जाएगा -1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब अपॉन में 9 इंटू x - y कितना हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा -1 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 6/9 6/18 विच इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो 1/3 जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, इफ x इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस। हमसे पूछा x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, c, ठीक है, और इंटरसेक्शन z। अब इंटरसेक्शन z में ये जो c है इसके साथ हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये चीजें दोनों डिफरेंट है, ये आपका पर्टिकुलर एक ये आपका सिंगलटन है और ये आपका एक नंबर है, ये आपका एक सेट आ रहा है। सिंगलटन और सेट के एलिमेंट में डिफरेंट, आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो हमेशा फाई आता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 numbers p and q are such that the quadratic equation has
-6 एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/p, ठीक है, जिसकी वैल्यू -6 आ रही है। तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/2, प्रोडक्ट भी हमारा -6 आ रहा है, यानी कि 2q/p की वैल्यू भी -6 आ रही है। p की वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा तो 4q की वैल्यू -6 हो जाएगी। q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2। हमसे कह रहे हैं p माइनस q की वैल्यू बताओ, यानी कि 1 - 2 -3/2 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसी के साथ हम यहाँ पे 2019 के सेकंड पेपर का CDS एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, है ना, बहुत सारे ट्रिक्स आपको यहाँ पे लगाने को मिले होंगे। कितनी जल्दी हमको पेपर करना है, कितनी फास्ट हमको पेपर करना है, ये करना हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, राइट, एंड मिनिमाइज द एरर बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हर एक बात का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।